नमस्कार। अंदर की बात में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ गीत दीक्षित। हर दिन सियासत में बहुत कुछ देखने को और सुनने को मिलता है। बहुत सी हलचल होती है, बहुत से कयास लगाए जाते हैं, तो कई सियासी किस्से सुने और सुनाए भी जाते हैं। लेकिन हर खबर में बहुत कुछ ऐसा होता है जो पर्दे के पीछे रह जाता है। तो इस कार्यक्रम में हम आपको बताएंगे कुछ ऐसी ही अंदर की बातें और जानेंगे उन खबरों के मायने और समझने की कोशिश करेंगे सियासत के दांव पेच को। तो चलिए शुरू करते हैं अंदर की बात। राजनीति के मैदान में सियासी हलचल के दौरान अंदर की बात यह है कि एक बार फिर सुस्त पड़े कमलनाथ सक्रिय नजर आ रहे हैं। सक्रियता इस कारण भी कि लगातार उल्हाने मिलने के बाद बेटे की जमीन को सींचने के लिए कमलनाथ ने फिर एक बार कमर कसी है। बात छिंदवाड़ा की है, जहां यह सक्रियता दिखाई दी है। दरअसल कमलनाथ की कार्यशैली से छिंदवाड़ा की जनता बरसों से वाकिफ रही है। इस बार के लोकसभा चुनाव में उनके बेटे जरूर चुनाव हार गए। जनता को कमलनाथ की कार्यशैली की आदत हो चुकी थी, लिहाजा मौजूदा भाजपा सांसद को अब इसे अपनाने में दिक्कत आ रही है। वैसे भी इसी कार्यशैली को सरकारी बताकर भाजपा ने छिंदवाड़ा में नाथ परिवार पर हमला बोला था। अब यही उनके गले की हड्डी बन गई है। मतलब कहने का तात्पर्य सीधा सा है कि कमलनाथ की छवि, कमलनाथ की कार्यशैली और खासकर शिकारपुर में उनका जो दरबार लगता है, उसके बाद अब जो वर्तमान सांसद हैं भाजपा के, उनको थोड़ी सी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। छिंदवाड़ा शहर में वो कई बार अपने जनसंपर्क के दौरान इससे रूबरू भी हो चुके हैं कि आखिर इस कार्यशैली में बदलाव कैसा किया जाए। उनके अपने खुद के कुछ बड़े नेताओं से संपर्क होने के कारण उन्होंने उस शैली को अपनाने की सलाह तक दे डाली। इसी बात को लेकर आज हम अंदर की बात में करेंगे कमलनाथ की कार्यशैली और वर्तमान सांसद की कार्यशैली के बीच। कमलनाथ पहुंचते हैं सियासी जमीन को सींचने, खासकर अपने बेटे की जमीन को सींचना उनके लिए इसलिए भी लाजमी है क्योंकि छिंदवाड़ा से वो सांसद का चुनाव हार गए हैं। तो कमलनाथ इसी जमीन को सींचने के लिए और अपनी कार्यशैली के नाम से वाकिफ होने कारण ये सबसे बड़ी बात है कि कमलनाथ यह सोचेंगे और जानेंगे और समझेंगे कि आखिर जमीन में कहाँ सींचना है पानी। और सबसे बड़ी बात है कि राजनीतिक हलकों में इस बार के तमाम दौरों को अगर देखा जाए तो कमलनाथ की सक्रियता दिल्ली में बड़ी है, उसके साथ छिंदवाड़ा में भी बड़ी है और लगातार वो नेताओं, बड़े नेताओं के संपर्क में आ गए हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि इस सियासी दौर में जो अंदर की बात है, अगर अंदर खाने कमलनाथ के दिमाग में क्या चल रहा है और वो आखिर क्या छिंदवाड़ा की जनता से चाहते हैं, आज इसी को जानेंगे, समझेंगे। इसी को लिए हमारे साथ रोज की तरह वरिष्ठ पत्रकार भानु चौबे जी और वरिष्ठ पत्रकार अशोक शुक्ला जी जुड़ गए हैं। दोनों का बहुत स्वागत है। शुक्ला जी, शुरुआत आपसे ही करता हूं। कमलनाथ को एक बार फिर जो है छिंदवाड़ा में सियासी जमीन सींचने के लिए मजबूरी हो गई, या इसको ये माना जाए कि अब वो जो उनकी कार्यशैली है या वो रुतबा है वो कायम करने के लिए ऐसा कर रहे हैं? सुख के लिए जो एक कि वहां पर जो है आपके साथ में कार्यकर्ता हो, आपकी सक्रियता होनी चाहिए। 2023 विधानसभा चुनाव, उसके बाद आप देखिए कि कमलनाथ हाशिए पर चले गए। मध्य प्रदेश में उनके नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाता है, लेकिन वो अपेक्षित परिणाम दे पाने नाकाम रहे। उसके बाद में उनके जो नकुलनाथ चुनाव लड़ा गया था, कमलनाथ के नाम लड़ा गया था, ये के पुत्र चुनाव मैदान में थे। लेकिन सारी जो जमावट जो वो तो कमलनाथ की थी। तो एक झटका था कि 2024 में रहे थे बीजेपी जी चुनाव में देख रहे थे कि पूरी सीटें जो जाहिर है यहाँ पर कांग्रेस अपनी राजनीति जो खो चुकी थी, तो कमलनाथ काफी मौका था मध्य प्रदेश 17 18 महीने तक सरकार भी है, वो कांग्रेस को मजबूत कर सकते। ठीक बात है। तो अब इस पे एक प्रतिक्रिया मैं भानु जी आपकी भी लूंगा। भानु जी, आखिर वहां कमलनाथ
जो है अपने आप को जो सक्रिय कर रहे हैं, पहले तो नेपथ्य में चले गए थे, एक तरह से उनको लेके तरह तरह के उलाहने दिए गए कि वो जो, लेकिन अंदर की बात यह है कि कमलनाथ एक बार फिर छिंदवाड़ा की जनता से सीधे रूबरू हो रहे हैं। सीधे रूबरू से मेरा तात्पर्य, पहले वो कार्यकर्ताओं के माध्यम से रूबरू होते थे, अब लेकिन सीधे जनता के संपर्क में आ रहे हैं और जनता से एक तरह से नब्ज टटोलने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर उनसे चूक कहाँ हुई है और इस चूक को सुधारने के लिए और क्या बेहतर हो सकता है। यहाँ छिंदवाड़ा को अपना बनाने के लिए कमलनाथ ने बहुत मेहनत की है, बहुत समय दिया है, सालों लगे हैं उनको। तो इतना मुश्किल से बनाया गया जमीन को वो आसानी से खोने नहीं देंगे। और उनकी उम्र को देखते हुए अब ये तो नहीं लगता कि वो उनकी कोई महत्वाकांक्षा बची होगी, लेकिन उनको अपने बेटे की फिक्र ज्यादा लग रही होगी और वो चाहेंगे कि नकुलनाथ के लिए ये जमीन बनी रहे। और जिस तरह उनके साथ रही, ऐसे सालों साल कई लोकसभा चुनाव बेटे के साथ रहे, और आपकी जो झटका लगा है वो उससे उनको ये डर पैदा हो गया है कि मेरी सालों की मेहनत और जो कुछ हमने वहाँ काम किए हैं वो पानी में मिलते नजर आ रहे हैं। तो वो बड़ा मानवीय स्वभाव है कि वो उनको में पाने के लिए कड़ी मेहनत करेंगे, जो बचा कुचा समय उम्र का है वो लगाएंगे उसमें। जी, लेकिन इसमें सबसे बड़ी बात है चौबे जी कि नकुल नाथ को लेके कमलनाथ ज़्यादा गंभीर हैं, चूंकि राजनीतिक और सियासी जमीनों और वर्षों से कमलनाथ का गढ़ माना जाता है। कमलनाथ के गढ़ को ढहाने में भाजपा ने पूरी एड़ी चोटी का जोर लगा दिया था। तो और सबसे बड़ी बात है कि इतना ओवर कॉन्फिडेंट थी कांग्रेस या कहे नाथ परिवार कि उन्होंने जिस तरह से अपनी कार्यशैली और कार्य पद्धति को, चूंकि वो वहां पर एक चर्चा निकली थी और भाजपा ने इसको बड़ा मुद्दा बनाया था कि सरकारी कार्यशैली के तहत जो कमलनाथ जनता से रूबरू होते हैं, और उसी को जो है भाजपा ने बड़ा कर्रे तरीके से प्रस्तुत किया और वो एक दिक्कत आई थी। देखिए, बीजेपी ने बहुत में जी लेकिन ये राजनीति है दीक्षित जी, कोई जरूरी नहीं कि एक बार की जीत बार बार की जीत हो। और कमलनाथ इस राजनीति को खूब समझते हैं कि एक आध बार की हार को पलटा जा सकता है, बदला जा सकता है। और राजनीति में संभव है कि ये सीट फिर पलट जाए, इसकी संभावना वो देख रहे होंगे और वो पूरी कोशिश करेंगे कि ये सीट पलट जाए, क्योंकि उन्हें अभी 5 साल मेहनत करनी है, उसकी शुरुआत उन्होंने कर दी है। जी शुक्ला जी, कांग्रेस का विवेक और भाजपा का विवेक, मैं कांग्रेस के विवेक से तात्पर्य कर रहा हूं कि कांग्रेस वहां अपने विवेक को तलाशने के लिए अब नए सिरे से जमीन तलाश रही है, लेकिन भाजपा का विवेक लगातार वहां सक्रिय होता जा रहा है। विवेक वहां अपने आप को मजबूत बनाते जा रहे हैं। विवेक ने यहां तक कमलनाथ के गढ़ में पूरी तरह सेंध लगाई। शिकारपुर के आसपास का जो इलाका है, जो रहवासी इलाका है, वहां भी उन्होंने सेंध लगा दी। तो विवेक कांग्रेस का भारी पड़ रहा है या भाजपा का विवेक भारी है? हेलो जी शुक्ला जी, आपको मेरी आवाज मिल पा रही? मिलना हुई। शुक्ला जी, आपके ऑडियो में मुझे थोड़ी सी प्रॉब्लम लग रही है। मैं एक बार फिर से कहूंगा कि फिर से संपर्क। प्रॉब्लम भी आवाज आती फिर गायब हो जाती। चलिए, मैं वापस चौबे जी के पास जाता हूं। चौबे जी, आखिर भाजपा का विवेक ज्यादा वजनदार है कमलनाथ के विवेक के आगे? देखिए, मौजूदा सिचुएशन में भले ही ये हार जीत के लिहाज से बीजेपी का विवेक भारी है, और क्योंकि इतनी प्रतिष्ठित और इतनी मजबूत सीट को बीजेपी ने बड़ी मुश्किल से हासिल किया है, तो विवेक ही नहीं, उनका आला कमान भी उससे ये उम्मीद कर रहा होगा कि वो लगातार सक्रिय रह के इस जमीन को स्थायी रूप से अपने नाम कर लें। जैसे कमलनाथ ने दशकों तक इस जमीन को अपना बना के रखा, तो उसी शैली में भाजपा के विवेक लगे हुए हैं। और बड़ा स्वाभाविक है इन दोनों के लिए कि वो अपनी तरफ से पूरी कोशिश करके ये जमीन को हासिल करना चाहते हैं। और मैंने जैसा कहा कि जनता ने अगर एक बार वोट देकर किसी को आजमा लिया बीच में कई दशकों बाद, इसमें चौबे जी एक अंदर की बात और है
कि जो शिकारपुर में कमलनाथ का दफ्तर था, मतलब वहां उसमें एक विवेक भी हुआ करते थे, उनको भी वहां बड़े मजबूती के साथ स्थापित किया, और जो पुराने उनके खाटी कार्यकर्ता थे या जो उनके पुराने सिपह सालार थे, वहां से उनको रवानगी कर दी गई। तो ये भी एक बड़ा कारण है कि शायद कमलनाथ ये महसूस कर रहे हो कि जनता और उनके बीच का समन्वय कम हुआ था। समन्वय तो कम हुआ था साहब। ये कमलनाथ ने पूरी कोशिश की थी कि वो राजनीतिक अहंकार जो नेताओं में आ जाता है लगातार बीच से, वो ना आए, और उनने कोशिश की थी कि ये दूरी ना बने जनता से। लेकिन वो स्वाभाविक है, इतने साल का जो एरोगेंस है, अहंकार है, वो आता ही है बीच में। और खास करके उनके बेटे को लेकर सवाल उठे थे कि वो कमलनाथ की शैली में अपना नहीं बना पा रहे हैं। तो ये गलती तो उनकी समझ में आ रही होगी, क्योंकि इतनी बड़ी हार को पचाना बड़ा मुश्किल काम होता है। ठीक बात। शुक्ला जी से एक बार हमारा फिर संपर्क हुआ। शुक्ला जी, जिस तरह से चौबे जी बता रहे हैं कि एरोगेंसी कमलनाथ परिवार पर सदैव भारी रही और यही कारण है कि उनको कई बार मुंह की खानी पड़ी, और खासकर इस बार तो बहुत ज़्यादा मुंह की खानी पड़ी। लेकिन भाजपा का विवेक इतना तेज निकला कि उनकी कार्य, क्योंकि उन्हीं का नुमाइंदा हुआ करता था एक ज़माने में, और नुमाइंदा ही अगर कहते हैं ना गुरु गुड़ रह गया और चेला चीनी हो गया, वो वाली जो कहावत है मुझे लगता है कि ज़्यादा कारगर साबित हुई कमलनाथ पर। देखिए, कमलनाथ अपना राजनीतिक आकर्षण खो चुके हैं। मतलब कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो कहने में कटु होती हैं, लेकिन इसको आपको स्वीकार करना पड़ेगा। और केवल कमलनाथ की बात नहीं है, बल्कि आप ये देखिए कि कांग्रेस में जितने भी उम्र दराज नेता हैं, अब इनमें वो चार्म या वो आकर्षण नहीं बचा है। ये चुनाव जिताने वाले नेता नहीं है। ये खुद के अस्तित्व को बनाए रखने में जरूर कामयाब थे। वहां पर आपके छिंदवाड़ा में इनका एक बड़ा वहां पे कार्य क्षेत्र था, इनके साथ में इनके समर्थक थे, इनके पास में सब कुछ है। मतलब इनके पास वो सारा सामर्थ्य जो किसी व्यक्ति को राजनीति में स्थापित करता है। ये बड़ा चेहरा थे कांग्रेस का। लेकिन 2023 के इलेक्शन में आप देखिए, पूरा चुनाव जो है कमलनाथ के नाम पर लड़ा गया था, और किस तरह की परिस्थितियां हुई थी। मतलब कांग्रेस जो है 73 सीटों पर चिपट के रह जाती है। इसके पहले इनको सत्ता की चाबी मिलती है, 18 में ये मुख्यमंत्री बनते हैं, लेकिन ये सिंधिया जैसे एक चमकदार लीडर को जो है संभाल के पार्टी में नहीं रख पाते हैं। तो कमलनाथ की जो स्थिति वहां पर हुई है, और आप उसको देखिए, आप एक बार भूमि आपकी बंजर हो जाए, एक बार वो जो है पथरीली हो जाए जमीन, तो उसको फिर से उर्वरक बनाने में आपको जो है बहुत मेहनत करनी पड़ती है। और मुझे लगता है कि अभी एक किसी भी उम्रदराज नेता के लिए अभी ये मुमकिन नहीं है। ये ठीक है कि कमलनाथ वहां पर अभी फिर से सक्रिय हो रहे हैं। दरअसल है क्या दीक्षित जी, अगर आप पूरे मध्य प्रदेश का सिनारियो देखें कांग्रेस का, तो ये जो है बिल्कुल खाली पड़ा हुआ है मैदान। कोई इनके पास में लीडरशिप नहीं है, कोई इनके पास में संगठन नहीं है। जीतू पटवारी को अभी ये जिम्मेदारी प्रदेश में दी गई है, वो अपनी जो है टीम तक नहीं खड़ी कर पा रहे हैं। तो कांग्रेस के लिए बहुत मुश्किल दौर है, और कमलनाथ भी इसमें अपवाद नहीं है। उनके लिए बड़ा मुश्किल दौर है। वो छिंदवाड़ा की उस सीट को हार गए जहाँ से वो लगातार जीत रहे थे, और 2019 में भी वो जीत गए थे। तो ये लग रहा था कि नहीं कि कमलनाथ अभी भी जो है अपनी सीट अपना गढ़ बचा लेंगे। लेकिन उनके बच्चे, और जो एक एरोगेंसी की बात कर रहे हैं, जब लगातार आप किसी व्यक्ति को बार बार चुनते हैं तो स्वाभाविक है कि वो एरोगेंट हो जाता है। जिस तरह से अधिक शराब पीकर शराबी बहकने लगता है, ठीक उसी तरह से नेता बार बार चुने जाने के बाद में वो भी अहंकारी हो जाता है। जी, तो आज देखिए हमने बात करी कमलनाथ की एरोगेंसी, कमलनाथ के जो रुतबे को लेकर जो लगातार चर्चा रही, खासकर यहाँ तक कहा गया कि वो सरकारी कार्यशैली के तहत जनता को लुभाते आए हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि चुनाव के दौरान जिस तरह से उन्होंने मात खाई, और चुनाव में जिस तरह की मात खाई, उसके बाद उनकी उस कार्यशैली और वो जो दम्भ था, उसको पूरी तरह से भाजपा ने ध्वस्त कर दिया था। लेकिन अब कमलनाथ एक बार फिर जो है अपनी सक्रियता बढ़ा रहे हैं, और खासकर उस सक्रियता के साथ बढ़ रहे हैं कि जो उनकी पुरानी टीम थी, उन नुमाइंदों को उन्होंने हटाया, और नुमाइंदों को हटाने के साथ साथ अब वो नए सिरे से अपनी पृष्ठभूमि को तैयार कर रहे हैं। मतलब अपनी पृष्ठभूमि से मेरा तात्पर्य है साफ तौर पर वो बेटे के लिए राजनीतिक जमीन को सिंचित करने में जुट गए हैं। लगातार उनके 4 दौरे छिंदवाड़ा हो चुके। छिंदवाड़ा के दौरे में उन्होंने जहां पहले कार्यकर्ताओं से संवाद किया, उसके बाद अब आम नागरिकों से सीधा संवाद करने लगे कि आखिर चूक कहां हुई, कमी क्या है और ये कैसे दूर होगी। तो लगता है कि कमलनाथ एक बार फिर जो है जो एक्टिव हुए हैं, वो कितना अपने बेटे के लिए कारगर कर पाएंगे, ये तो देखने वाली बात होगी। लेकिन अब बात करेंगे दूसरी खबर की। दूसरी खबर में अंदर की बात में जानेंगे। भाजपा के सदस्यता अभियान को लेकर लगातार जिलों में बैठकें हुई। जिलों में बैठकें तो हुई, लेकिन अब सबसे बड़ी बात है कि इस
भोपाल संभाग के एक जिले में भाजपा जिला अध्यक्ष और क्षेत्रीय विधायक व पूर्व मंत्री के बीच जमकर तू-तू मैं हो गई। जिलाध्यक्ष ने विधायक के क्षेत्र में एक शक्ति केंद्र पर प्रभारी को सदस्यता अभियान की बैठक लेने भेजा था। जब विधायक को जानकारी मिली तो उन्होंने जिला अध्यक्ष को फोन करके कहा कि मुझसे बात किए बिना बैठक लेने कैसे भेजा। जिला अध्यक्ष ने भी टका सा जवाब दिया कि अगर संगठन का आदेश है तो मुझे बैठक लेने के लिए व्यक्ति को भेजना था। इस पर विधायक कटाक्ष करते हुए बोलते हैं कि ठीक है, कर लो अपनी मर्जी, अभी आपका समय है, कभी हमारा भी आएगा। जिला अध्यक्ष को भाजपा संगठन के एक बड़े नेता का करीबी कहा जाता है। वहीं विधायक इस बार मंत्रिमंडल में स्थान नहीं बना पाए थे। तो ये बात है भोपाल संभाग के एक जिले की। भोपाल संभाग के जिले मतलब भोपाल से लगे हुए एक जिले की बात है, जहां समन्वय की बैठक थी, सदस्यता अभियान की बैठक थी, शक्ति केंद्र पर बैठक थी, लेकिन वहां आपस के तीनों नेताओं के बीच में जो कहा सुनी हुई है, जिसको हमारे पास जो जानकारी है, जो अंदर की बात है कि तू मैं हुई है और यहाँ तक कि बड़ी स्तर पर बहसबाजी हुई, उस पर आज बात करेंगे। और उसी पर एक बार फिर जो है हमारे दोनों साथी पत्रकार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शुक्ला जी, भोपाल संभाग के एक निकट के जिले का मामला है, आखिर ये मामला है क्या पूरा? ये जो मेरे पास जो जानकारी है, ये जो पूर्व मंत्री थे रामपाल सिंह जी और इनके और वहाँ के जो जिलाध्यक्ष हैं, उनके बीच का ये विवाद है। और अब ये सुर्खियों में भी विवाद है और चर्चा में भी विवाद है। ताकि भारतीय जनता पार्टी में इस तरह के बहुत सारे मामले हैं। आपको मैं याद दिलाऊं कि एक जूता कांड भी हुआ था, जिसमें सांसद ने विधायक को जूतों से पीटा था। बहुत सारे आपको ऐसे मामले मिल जाएंगे जहां संगठन और अन्य लोगों के बीच में जो है विवाद की स्थिति बनती रहती है। और जो उनकी पीड़ा है, जो उनका दर्द है विधायक जी का, कभी आपका समय है, कभी मेरा भी। ये शिवराज जी के काफी करीबी हुआ करते थे, रामपाल सिंह जी काफी करीबी हुआ करते थे। हालांकि जब 2020 में फिर एक बार से शिवराज जी की जब सरकार बनी थी, तब इनको मंत्रिमंडल में जगह नहीं मिली थी। तो राजनीति में सब ये होता रहता है। और संगठन का जो रसूख है, निर्विवाद रूप से भारतीय जनता पार्टी में संगठन जो है काफी मजबूत होता। अभी आप देखिए उत्तर प्रदेश में भी इसकी काफी चर्चा थी। लोकसभा चुनाव के बाद में केशव प्रसाद मौर्य का एक बयान आया था कि संगठन जो है सत्ता से ऊपर है। तो मुझे लगता है कि अब संगठन के लोगों को जो है कहीं ये गुमान तो है ही है, या उनको आप कह सकते हैं, आपकी थोड़ा सा अहंकार भी हो रहा है कि हम संगठन में है, क्योंकि संगठन सर्वोपरि है। बार बार ये बात कही जाती है और ये टकराहट जो है देखने को मिलती रहती है। मध्य प्रदेश में इस तरह के 20 आपको उदाहरण मिल जाएंगे। 2003 में जब उमा जी की सरकार बनी थी, तो कप्तान सिंह सोलंकी और कैलाश जोशी जी किस तरीके से इनके बीच में टकराहट होती थी, वो शायद दीक्षित जी आपको भी ध्यान होगा। कैसे ये दौड़ दौड़ के जो है कप्तान सिंह सोलंकी और कैलाश जोशी वहां जाते थे, आपके दिल्ली जाते थे, ये बताने के लिए कि उमा जी उनकी सुन नहीं रही है। तो सत्ता और संगठन के बीच में टकराहट होती रहती है, ये कोई नई चीज नहीं है। लेकिन अभी जो रायसेन वाला मामला, जो कि भोपाल के नजदीक का ये मामला है, बीडी शर्मा जी भी इसको देख रहे होंगे और मोहन यादव जी भी इसको देख रहे होंगे। देखना यह है कि रामपाल सिंह जी अपनी जो है किस तरह से जो है वो अपने अच्छे दिनों का इंतजार कर रहे हैं और कैसे जो है वो उनका पुराना रसूख फिर लौटता है। फिलहाल तो उनकी बड़ी भज पिट रही है। ठीक बात है। चौबे जी, जिस तरह से देखिए आप शुक्ला जी ने बताया कि ये पूरा मामला जो है रायसेन जिले का है। रायसेन में पूर्व मंत्री, जैसा कि उन्होंने नाम का भी जिक्र किया है, और जिला अध्यक्ष के बीच में एक बैठक को लेकर काफ़ी सारी बहस हुई और क्षेत्रीय विधायक भी इस बहस में कूदे। लेकिन ये एरोगेंसी क्या पद जाने के बाद भी यथावत रहती है, या वो अपना वजूद दिखाने के लिए ऐसा कर रहे थे? जी, अभी हम राजनीति के एरोगेंस एक पहलू की बात कर रहे थे कमलनाथ के संदर्भ में। ये राजनीति के एरोगेंस का दूसरा पहलू है जिसकी हम अब चर्चा कर रहे हैं। ये फ्रस्ट्रेशन शामिल है इसमें आदमी का फ्रस्ट्रेशन ही बोलता है कि अब मैं कुछ नहीं हूं तो तुम मेरे को डराते हो, मैं देख लूंगा, मेरा टाइम आएगा। तो कुछ बात ऐसी है जो कई किन्हीं और शब्दों में गई है। लेकिन ये बात आप नोट करें कि बीजेपी में भी अब वो जो एक एकता और शक्ति की जो बात की जाती थी और आज्ञा का पालन जो बात होती थी, अनुशासन होता था, धीरे धीरे कई उदाहरण आ रहे हैं जो ये बताते हैं कि वो चीज गिर रही है, क्षरण हो रहा है, गिर रही है, टूट रही है। और जगह जगह संगठन और सत्ता में और सत्ता के भीतर और संगठन के भीतर फ्रस्ट्रेशन और ये इस तरह की इंसान आपस में दिखाई देने लगी है। ये शुरुआत है, ये बात सही है, लेकिन बीजेपी को बड़ी गंभीरता से ध्यान देना होगा, वरना
जल्दी ही उसको ये आपातकाल का सामना करना पड़ेगा और कुछ लोगों को सजा देनी पड़ेगी। ठीक बात है। शुक्ला जी, जिस तरह से चौबे जी ने एक बात कही है, तो ये बात तो इस और भी इंगित करती है, इशारा कराती है कि क्या भाजपा में अब 5 स्टार कल्चर के नेता डेवलप हो रहे हैं, क्योंकि सुशासन और शासन और अनुशासन ये तो सब मिथक रह गए हैं। नहीं, बिल्कुल बिल्कुल हो गई है, क्योंकि अब तो जो चुनाव है, आप देखिए पूरी राजनीति जो है बिल्कुल कारपोरेट तरीके से अब जो है राजनीति होती है। बड़े बड़े ऑफिसर्स होते हैं, बड़ी टीम काम करती है, तरह तरह के इंतजाम होते हैं, आधुनिक संसाधन है। तो स्वाभाविक है कि जहाँ पे जो है कारपोरेट कल्चर आ जाएगा, वहाँ थोड़ा बहुत जो है आपका जो अनुशासन है वो भी तार तार होगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि आप विक्की जी, आप भी महसूस कर रहे होंगे कि अब राजनीति में लिहाज खत्म हुआ है। अब कोई लिहाज नहीं कर रहा है। पहले आप ये देखिए कि लोग जो हैं एक दूसरे का लिहाज करते थे, पार्टी के भीतर भी लिहाज करते थे और पार्टी के बाहर भी जो राजनीतिक दल होते थे वो भी जब एक दूसरे को घेरने का काम करते थे या कुछ करते थे तो उसमें भी लिहाज होता था। तो सबसे बड़ी चिंताजनक बात यह है कि अब राजनीति में लिहाज खत्म हो गया है, कोई किसी का लिहाज नहीं कर रहा। तो वो भारतीय जनता पार्टी के संगठन में भी धीरे धीरे लिहाज खत्म हो रहा है और उसी का ये दुष्परिणाम है जो अब हम लोग देख रहे हैं। अब छोटे बड़े का कोई लिहाज कहीं बचा नहीं है। एक आखिरी टिप्पणी में चौबे जी आपसे लूंगा। रायसेन की इस बैठक में अगर इस तरह के वार्तालाप होता है और इस तरह का संवाद होता है, तो सबसे बड़ी बात है कि संगठन की ज्यादा किरकिरी होती है। और अगर बात वो उस बात की है कि जिस तरह से मैंने जिक्र किया और जिस तरह का शुक्ला जी ने भी जिक्र किया कि अगर जिला अध्यक्ष के पास संगठन की ताकत ज्यादा है तो वो फिर किसको कमतर रखेगा। लेकिन अगर प्रोटोकॉल की दृष्टि से देखा जाए तो पूर्व मंत्री और विधायक का भी एक अपना महत्व है। और से इस बात को उठाना चाहता हूँ। देखिए, जब आप आगे बढ़ रहे हैं, दलों के ढेर सारे नेता आप ले हैं और एक तरह से अब वो बीजेपी की जो शुद्धता थी, जो खासियत थी, वो धीरे धीरे डाइल्यूट हो रही है, जल रही है, खत्म हो रही है और भीड़ बढ़ रही है। और इसमें जो खांटी नेता हैं, जो पुराने नेता हैं, स्थापित हैं संगठन में, उनके जमे हुए बरसों मेहनत करके यहाँ तक पहुंचे हैं, तो वो सवाल उठ रहा है कि किसकी ताकत ज्यादा है। और ये बीमारी ऐसी लग रही है कि वो आपस में ही, ये बाहर से आने वाला तो दूर की बात है, वो आपस में ही तय करने लगे हैं कि किसकी ताकत ज्यादा है। और मंत्री जी को मेरा ख्याल है इस मामले में मंत्री जी को चुप होना चाहिए, क्योंकि अभी उसकी हैसियत थी कि वो जिलाध्यक्ष से कहें कि मैं तुमको देख लूंगा। पूर्व मंत्री है, ठीक है, लेकिन संगठन में जिलाध्यक्ष की महत्व है। इसका काफी महत्व होता है। शुक्ला जी आपका और भानु चौबे जी आपका दोनों का ही बहुत धन्यवाद। तो आज हमने 2 खबरों पर बात करी। दूसरी खबर पर हमने जो बात करी, सबसे बड़ी बात है कि भोपाल संभाग के निकट के जिले मतलब रायसेन के जिले में भाजपा की एक शक्ति केंद्र पर बैठक होती है। शक्ति केंद्र की इस बैठक में सबसे बड़ी बात है कि तीनों वजनदार नेताओं के बीच में अच्छी खासी कहासुनी होती है। कहासुनी एरोगेंसी को लेकर होती है, प्रोटोकॉल को लेकर होती है। लेकिन ये प्रोटोकॉल खासकर तब ज़्यादा लाजमी हो जाता है कि भाजपा जैसे संगठन में इस तरह की बात का चर्चा का विषय बनती है। भाजपा में अनुशासन की बात सबसे ज़्यादा कही जाती है और उसका पाठ भी संगठन के द्वारा लगातार पढ़ाया जाता है। लेकिन रायसेन में खासकर उस शक्ति केंद्र पर इस बैठक के दौरान जो अनुशासन देखने को मिला वो चर्चा का केंद्र बना। वो अंदर खाने की बात निकल कर आई बाहर और चर्चा का विषय हो गई। यहाँ तक कि भोपाल तक वो चर्चा पहुँच गई और संगठन ने इसको संज्ञान लिया। मामला ये यहाँ तक ही नहीं था, अब इसके मामले में जानकारी यहाँ तक है कि जिला अध्यक्ष से भी पूछ परख की जा रही है। और सबसे बड़ी बात है कि जो पूर्व मंत्री ने एक तरह से बात कही है कि आज आपका समय है कल हमारा आएगा, इस पर भी बात की जाएगी। अंदर की बात में आज इतना ही। कल फिर मिलेंगे नए मुद्दों के साथ, तब तक दीजिए मुझे याद। देखते रहिए डीएनए न्यूज़। नमस्कार।